नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से जो है पूरा का पूरा बुक लगभग समाप्त होने वाला है। इसके तहत आपका इतिहास का, भूगोल का सारा सेक्शन जो है कवर हो चुका है। साथ ही साथ जो है संविधान से लेकर के आपका बिहार स्पेशल कवर हो चुका है। यहाँ हम लोग जो है भौतिक विज्ञान की सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें 6 चैप्टर समाप्त हो गए थे। 7वां चैप्टर जो है ताप और ऊष्मा का है, तो आज इसे हम लोग कवर करेंगे, ताप और ऊष्मा को। इसमें जो है जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू सेक्शन इस सीरीज शुरू किए हैं, तो आप लोग आज से शुरू करेंगे। 7, 8, 9 जितना चैप्टर हो सकेगा एक साथ कवर कर लेंगे। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 7वें चैप्टर से, एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नियम विशिष्ट ऊष्मा का वर्णन करता है? विशिष्ट ऊष्मा, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संलयन की गुप्त ऊष्मा का नियम जो है विशिष्ट ऊष्मा को दर्शाता है। सी आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, किसी पदार्थ की ठोस से द्रव में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? दूसरा प्रश्न है और ये जो है पूछा गया है 2024 के एग्जाम में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राउस्ट का नियम क्या देता है? प्राउस्ट का नियम, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है स्थिर अनुपात बताता है। डी ऑप्शन से क्या आ जाएगा? स्थिर अनुपात बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचालन किस विधि से होता है? ठोस में जो है ऊष्मा का संचालन कैसे होता है पूछा गया है। चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या तरंग के द्वारा होता है। जवाब हो जाएगा चालन के द्वारा जो है ठोस में ऊष्मा का संचालन होता है। ई सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन किसमें होता है? संवहन, तो संवहन की अगर बात करते हैं जो है द्रवों में होता है संवहन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? कौन से तापमान पर जो है पानी का घनत्व अधिक होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, फ़ारेनहाइट स्केल पर मापांक क्या है, यानी स्टीम पॉइंट क्या है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, 212 फ़ारेनहाइट। ए ऑप्शन से होगा 212 फ़ारेनहाइट। 8वां प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? ये भी आपका बिहार कांस्टेबल 2024 एग्जाम में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है गलनांक कहलाता है। ए ऑप्शन से है गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस फ्लेम ज्वाला सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के जो है सबसे गर्म भाग जो होता है यानी बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, इसे जो है ब्लू जोन कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कहा जाता है? ब्लू जोन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसमें ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है? जवाब है ऑप्शन डी, ऊष्मा गतिकी जो है ऊष्मा में गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। यहाँ से आपका डी सही ऑप्शन में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के लगभग बराबर होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, जवाब हो जाएगा यह जो है 303 केल्विन के बराबर होता है। ये आपका सही विकल्प होगा, 303 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ऊर्जा का एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा का लगभग कितने जूल के बराबर होता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 4.2 जूल के बराबर होता है। 13वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या है?
जवाब है ऑप्शन डी केल्विन होता है। ऑप्शन यहाँ से डी से जगह क्या होता है, केल्विन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस तापमान पर लोहा पिघलता है। लोहा को पिघलाने के लिए जो है आपको 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। सी ऑप्शन से होगा कितना, 1538 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 24 वाट अनुमानतक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि उसे 6 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है। जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है 144 ऊष्मा होनी चाहिए। बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। इसमें दिया गया है, ऊष्मा के प्रभाव की दिशा, ध्यान दीजिए यहाँ से, ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है तापमान पर निर्भर करती है, सही विकल्प में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। जवाब है आपका ऑप्शन सी 273 केल्विन होता है। सी ऑप्शन से होगा 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, 372 डिग्री सेल्सियस के केल्विन पैमाने में परिवर्तन करना है। 372 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो यह जो है 645 केल्विन के बराबर होगा। यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा, 645 केल्विन। 20वां प्रश्न है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में किससे पर नामित है। तो यह जो है एंडरसन सेल्सियस के नाम से दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। ऑप्शन ए में 40 फ़ारेनहाइट, बी में है 42 फ़ारेनहाइट, सी में है 34 फ़ारेनहाइट और डी में है 32 फ़ारेनहाइट। जवाब बनता है ऑप्शन डी, 32 फ़ारेनहाइट होता है पानी का हिमांक बिंदु। डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, -273.1 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 0 केल्विन के बराबर होता है। ए आपका सही विकल्प होगा, 0 केल्विन। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का कौन सा मात्रक नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है। यहाँ से आपका बी से, बाकी फ़ारेनहाइट भी मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस भी और केल्विन में भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस, बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्यतः पाया जाता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए डिग्री सेल्सियस में नहीं है, डिग्री सेल्सियस में करें तो लगभग 37 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानी का क्वथनांक, ध्यान दीजिएगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है। जवाब है ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है पानी का क्वथनांक होता है। यहाँ से बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। 70 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा। जवाब है 343 केल्विन के बराबर होगा। 70 डिग्री सेल्सियस जो है
343 केल्विन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? इस फार्मूले को याद रखना, क्योंकि जो है यहीं से फार्मूला बनेगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना है। यानी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, उसमें अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो जो है आपका केल्विन में बदल जाता है। अगले प्रश्न में ए और आर कारण दिए गए हैं, आपको बताना है। ए कथन है और आर कारण है, दोनों में से सही कौन है ये बताना है आपको। जैसे एक को छोटा करते हैं ताकि सारा ऑप्शन दिखाई दे, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला दिया गया है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। आर कारण है, लोहा गर्मियों में फैलता है। अब इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही जो है व्याख्या करता है। सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फैलती है इसलिए जो है जगह छोड़ा जाता है ताकि वह जगह को एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण और किसके द्वारा होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉयलर भट्टियों में होता है। ठीक ना, क्या होता है? बॉयलर भट्टियों में होता है। सी आपका सही विकल्प में आएगा। 32वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है इसके ताप पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी होता है, इसकी पृष्ठ में विस्तार के प्रकार पर भी होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मानव शरीर के औसत तापमान कितना होता है? देखिए यहाँ पर जो है डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। तो मानव शरीर का तापमान की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल किस तापमान पर एक समान पाठांक दर्शाएंगे? यानी सेल्सियस और फारेनहाइट किस ताप पर समान होते हैं? जवाब है -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पैमाने समान होंगे। अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में तो इसे जो है वाष्पन कहते हैं। बी ऑप्शन से वाष्पन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा? जवाब हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन होगा और हिमांक अवनमन होगा। ए ऑप्शन से उन्नयन और अवनमन होगा। 37वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, इसे जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सी ऑप्शन से क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, 257 डिग्री पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? जवाब हो जाएगा गैसीय हो जाती है, यानी गैस अवस्था में बदल जाता है 257 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा जो है एक्सपेसेशन के कारण होता है। ये आपका सही विकल्प होगा। 40वां प्रश्न है, किसकी तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होता है? कौन है तत्व है जो तुलनात्मक रूप में ऊष्मा का कुचालक होता है? यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी और एचजी जो है यह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन संघनन क्या है? 41वां प्रश्न, संघनन क्या है? जवाब हो जाएगा
वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना जो है संघनन कहलाता है। बी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, लकड़ी जो है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। अगले प्रश्न में जो है फार्मूला दिया है, पूछा गया कौन सा सही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू बटा क्यू बराबर जे होता है। ये ऑप्शन सही, यानी जे इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है। इस तरह से हमने यह जो है इस चैप्टर को जो है समाप्त कर दिया है। पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया। आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। अब आते हैं 8वें चैप्टर पर, जिसका नाम है तरंग और ध्वनि। इसके एमसीक्यू कवर करेंगे तरंग और ध्वनि के। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है किस चीज पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु 1 मिनट में 120 चक्कर लगा रही है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 आवृत्ति होगी। डी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरे में दिया गया है, पानी में ध्वनि की गति 1440 मीटर पर सेकंड पाई गई। यदि तरंग दैर्घ्य 144 मीटर है तो आवृत्ति ज्ञात करना है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 10 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? चौथा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ध्वनि जो है यह डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ये सही विकल्प होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में बात हो रही है। इनकी आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यहाँ से आपका सी नंबर विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा लगभग कितना होता है? यानी मनुष्यों के कान के लिए कितनी जो है हर्ट्ज तक ध्वनि सुटेबल होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक के हर्ट्ज को जो है मनुष्य अच्छे से सुन सकता है। यहाँ से आपका सी नंबर विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल कितना होना चाहिए? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। बी सही विकल्प होगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, सोनार का पूर्ण नाम क्या है? सोनार का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सी ऑप्शन सही होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 10वें प्रश्न में दिया गया है, रडर का किससे उत्पन्न होता है? राडार। जवाब हो जाएगा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड द रेंजिंग से होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा राडार का। 11वां प्रश्न है, ध्वनि कौन से माध्यम में संचरण करती है? विकल्प ए में है सभी माध्यमों में, बी में केवल गैस में, सी में केवल द्रव पदार्थ में और डी है केवल ठोस पदार्थ में। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में जो है ध्वनि का संचलन होता है। तो यहाँ से ए विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? ऑप्शन ए है ठोस, बी है गैस, सी है द्रव और डी है इनमें से सभी। तो जैसा पिछला प्रश्न आप देख चुके हैं, ध्वनि जो है ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में संचरण करती है।
13वां प्रश्न है, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दर की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? जवाब है ऑप्शन सी, 1000 मीटर पर सेकेंड होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस आवृत्ति की मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, यानी किस आवृत्ति की ध्वनि होगी तो हम सुन नहीं सकते। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 22,000 हर्ट्ज की ध्वनि होती है, वह जो है पराश्रव्य में आ जाती है, क्योंकि जो है मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। तो यहाँ से बी आपका सही विकल्प में आ जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रतिध्वनि को कम से कम के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? यानी प्रतिध्वनि यानी हमारी आवाज दोबारा न हमें सुनाई दे, इसके लिए जो है ऑडिटोरियम की दीवारें और छतें ढकी जाती हैं। यही पूछा गया है किससे ढका जाता है, तो यह जो है फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। बी ऑप्शन से होगा, फाइबर बोर्ड से जो है इसको ढक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग पूछा गया कितना होता है? जवाब हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड होता है। बी विकल्प होगा कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो जो है इसकी आवृत्ति जो है 3.23 किलो हर्ट्ज होगी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तरंग का आयाम कैसा होता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग का आयाम जो है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तक दी गई अधिकतम दूरी के बराबर होता है। बी सही विकल्प हो जाएगा। 19वां प्रश्न यहाँ से दिया गया है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को, ऑप्शन में ए है नोट, बी है पिच, सी है टोन और डी है हर्ट्ज। तो इसे जो है टोन कहा जाता है। सी सही विकल्प होगा। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग कैसी है? अवरक्त तरंगे होती हैं, पराबैंगनी होती हैं, एक्स किरणें होती है या गामा किरणें होती हैं, यानी जो है जिसकी भेजन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जो है गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो ऐसी तरंग दैर्घ्य जो है छोटी होती हैं। बी ऑप्शन से होगा, छोटी होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? जवाब बनता है ऑप्शन सी, 390 से 455 यह नियम होता है। सी आपका सही विकल्प होगा। यहाँ पर मिलान करना है 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। दिया गया है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों के बारे में दिया गया, तो यह जो है सेलुलर फोन में जो है रेडियो तरंगे होती हैं। सेलुलर फोन में सूक्ष्म तरंगे देखा जाए तो ये जो है विमान नेविगेशन इस्तेमाल रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं। अवरक्त किरणें की बात की जाए तो यह जो है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट स्विच के बीच जो है अवरक्त किरणें होती हैं, यानी रिमोट में जो किरणें निकलती हैं अवरक्त होती हैं। और गामा किरणें क्या होती है? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के उपयोग में लाई जाती हैं गामा किरणें। तो इसे जो है हम लोग मिला देंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता नहीं है पूछा गया है।
जवाब है ऑप्शन डी, तरंग के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तरंग के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? जवाब हो जाएगा जो है तरंग दैर्ध्य घट जाता है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें हैं, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सी आपका सही विकल्प होगा, सी। अगला प्रश्न दिया गया, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? 28वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। कई तरह से इस प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 30वां प्रश्न दिया गया है, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है तरंग का रासायनिक गुण, बी में है तरंग की विशेषताएं, सी है तरंग के घटक और डी है तरंग के कार्य। तो इसे जो है तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। बी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुपरसोनिक जहाज उड़ते हैं, किससे उड़ते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। यानी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से जो है सुपरसोनिक जहाज उड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? जवाब होता है आपका इसका ऑप्शन सी, इसे जो है संपीड़न कहते हैं। सी सही विकल्प हो जाएगा, संपीड़न। अगला प्रश्न है, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य कितना होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका तरंग दैर्ध्य जो है 2L होगा। बी ऑप्शन से 2L हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर का, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग में लिया जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, इसमें जो है रेडियो तरंगे होती हैं। डी ऑप्शन सही होगा। रिमोट में जो लाइट जलती है वो कौन सी होती है? रेडियो जो है तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी ध्वनि तरंग की प्रति इकाई समय के लिए दोलनों की संख्या है? तो इसे जो है आवृत्ति कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। क्या कहते हैं? इसे आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य और चाल v के बीच संबंध क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहां से इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, माफ कीजिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकेंड है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। जवाब हो जाएगा आपका 0.72 मीटर होगा। वहां से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? दृश्य विकिरण की खोज। जवाब है ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने की थी। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? यानी सूर्य से कौन सी हानिकारक विकिरणें निकलती हैं?
तो यह जो है पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। बी अंक से सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी माध्यम में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों को संकुचित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है कुंड नलिका द्वारा किया जा सकता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा कुंड नलिका द्वारा। 41 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? जवाब है आपका ऑप्शन डी गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही विकल्प में आ जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कैसा है? जवाब हो जाएगा यह स्तर जो है आयन मंडल है। सी ऑप्शन से होगा कैसा है? आयन मंडल है। अगला प्रश्न दिया गया है बेल किसकी इकाई है? बेल जो है ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है। बेल ऑप्शन यहां से ई से होगा ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है। 44 नंबर प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो यह जो है मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगों को। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसकी आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। एक तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो तो उसका तरंग दैर्घ्य बताना है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी 4 मीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन से होगा कितना? 4 मीटर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है बिट्स का उत्पन्न होने की किस घटना का परिणाम है? जवाब हो जाएगा यह जो है सुपर पोजिशन का परिणाम है। डी ऑप्शन से सुपर पोजिशन। अगला प्रश्न है जिस यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति श्रव्य परास से अधिक होती है वह क्या कहलाती हैं? जवाब बनता है ऑप्शन सी इसे जो है अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ई ऑप्शन से होगा क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? जवाब हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। बी आपका सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्न चित्र में एक तरंग की संरचना दिखाया गया है वे बिंदु जो समान काल में है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी बिंदु ई तथा बी जो है समान काल में है। डी आपका सही विकल्प होगा। 50वां प्रश्न है किस गुण के अध्ययन द्वारा अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर ज्ञात करना संभव है? जवाब हो जाएगा ध्रुवण में अंतर ज्ञात करना संभव है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर को भी पूरा कर लिया है। इस चैप्टर को भी पूरा कर लिया 50 क्वेश्चन। अगला चैप्टर आपका प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी उसको जो है हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे बुक की जो है प्लेलिस्ट बन गई है तो वहाँ से इस पूरे बुक को आप कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।